दोस्तों, एक रात की बात है। बारिश काफ़ी तेज हो रही थी और मैं अपनी कार से सफ़र तय कर रहा था। यह सफ़र मुझे बारिश की वजह से बड़ा ही सुहावना लग रहा था और साथ में रोचक भी। अनजान रास्ते का सफ़र भी बड़ा ही रोमांचकारी होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा घबरा रहा था कि कहीं बारिश की वजह से रास्ता खराब न हो गया हो या फिर कहीं मेरी कार ही न खराब हो जाए। और मैं बस इतना सोच ही रहा था कि अचानक से मेरी कार खराब हो गई। यह देख मैं अपनी कार से नीचे उतरा और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे ठीक करने में मैं पूरी तरह से असफल रहा, क्योंकि अगर पहले कभी किया होता या पापा से सीख लिया होता तो शायद आज मैं इसे ज़रूर ठीक कर लेता। लेकिन इसके पहले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और शायद इसीलिए आज मैं इसे ठीक भी न कर सका। लेकिन ऐसी स्थिति में कार खराब होने से एक बात तो तय थी कि अब आगे से मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी और अब मैं ऐसी स्थिति में अपनी कार बनाना ज़रूर सीख लूँगा। अब चूँकि इस समस्या से राहत पानी थी तो घर पर कॉल करता या फिर किसी मैकेनिक को, और जब कॉल के लिए फ़ोन निकाला तो देखा कि उसमें नेटवर्क ही नहीं था। शायद बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से नेटवर्क ने काम करना बंद कर दिया था। अब उस अनजान सड़क पर खड़ी होकर रात बिताने से अपने आप को बचाने के लिए मेरे सारे प्रयास फेल हो चुके थे और अपने आप को बचाने के चक्कर में मेरी आसपास नज़र भी नहीं गई। लेकिन जब मुझे वहाँ हल्की हल्की कोई धुन सुनाई देने लगी तो मैंने अपने चारों तरफ देखा और जब मेरी नज़र सामने की तरफ गई तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि जब मैंने सामने देखा तो पता चला कि उस अनजान रास्ते में केवल एकमात्र घर था जिसमें से ये अजीब सी धुन की आवाज़ आ रही थी। उस धुन को सुनकर एक बार तो मुझे फिल्मों की याद आ गई, क्योंकि अक्सर मैंने फिल्मों में देखा था कि जब भी किसी लड़की की ऐसे ही अनजान रास्तों पर कार खराब होती है तो उसे भी एक ऐसा ही घर दिखाई देता था, और जब वो वहाँ जाती थी तो उसे उस घर में एक लड़का मिलता था जो उस घर में बिल्कुल ही अकेला रहता था, और फिर बाद में उन दोनों के हॉट सीन क्रिएट हो जाते थे। पर यहाँ का तो मुझे पता नहीं कि उस घर में कौन है, लेकिन कुछ ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर मेरे साथ भी हो रही थी। लेकिन मैं तो लड़का था, इसका मतलब इस घर में ज़रूर कोई हॉट लड़की होगी। यहाँ मैं किसी अनजान रास्ते पर फंसा हुआ था और सहायता लेने के बजाय मैं पता नहीं क्यों इन सब फालतू चीज़ों के बारे में सोच रहा था। लेकिन आज तो मुझे एक रात के लिए यहाँ रुकना ही था, अब सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। इसलिए मैं हिम्मत करके उस घर की ओर बढ़ा, लेकिन मुझे बस उस अजीब से धुन से थोड़ा डर लग रहा था, या यूँ कहें कि कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो इस अनजान रास्ते पर या फिर इस अजीब सी घर में मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होने वाला है। और फिर जब मैं उस घर के दरवाजे पर पहुंचा और उसको 2-3 बार खटखटाया तो उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसलिए मैं कुछ देर तक वहीं पर खड़ा रहा कि तभी उस घर में बजने वाली वो अजीब सी धुन अचानक से बंद हो गई और दरवाज़ा खुलने की आहट हुई। उसमें मैं काफ़ी घबरा रहा था कि पता नहीं दरवाज़ा कौन खोलेगा, और साथ में मैं यह भी सोच रहा था कि चलो कम से कम मुझे यहाँ किसी से मदद तो मिलेगी, और वैसे भी बस एक रात की ही तो बात है। अब जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने दरवाज़ा खुलने वाले को मैं देखता ही रह गया, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत लड़की थी जिसे मेरे जैसा कोई भी लड़का अपनी ज़िंदगी में पाना चाहेगा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो मेरी ओर देखते हुए कहा, आप कौन हैं और इतनी रात में यहाँ आपको क्या काम है? मुझे उसका प्रश्न सुनाई तो दिया, पर उसके प्रश्न का उत्तर देने के बजाय मैं उसे देखने में ही व्यस्त था कि तभी उसने चुटकी बजाते हुए मुझसे फिर से वही प्रश्न किया। उसके चुटकी की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया और बोला, जी मुझे आपकी मदद चाहिए थी। उसने कहा, बोलिए। मैंने उससे कहा कि मैं इस रास्ते से जा रहा था
कि तभी अचानक से मेरी कार खराब हो गई और यहाँ वहाँ देखने पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया सिवाय आपके घर के, और फ़ोन का नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं कर रहा। अगर आप कुछ मदद कर सकती हैं तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। उसने जवाब दिया कि फ़ोन लाइन तो मेरा भी नहीं काम कर रहा और मेरे पति कार से कहीं बाहर गए हुए हैं। वो बस थोड़ी ही देर में आने वाले हैं और जैसे ही वो आते हैं तो वो आपको आपके घर तक छोड़ देंगे। तब तक आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। उसकी यह बात सुनकर मैं खुश हो गया और उससे कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं अंदर गया तो उसने मुझे पास ही रखे सोफे पर बैठने के लिए कहा और मैं उस सोफे पर जाकर बैठ गया कि तभी उसने मुझसे पूछा कि क्या आप कॉफ़ी पीना चाहेंगे। बारिश की वजह से मैं काफ़ी भीग गया था जिससे मुझे ठंड भी लग रही थी, इसलिए मैंने कहा जी हाँ। वो बोली ठीक है, मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, तब तक आप बैठिए। यह कहकर वो अंदर चली गई। जब वो कॉफ़ी बनाने चली गई तब मैं वहाँ अकेले ही उस लिविंग रूम में बैठा हुआ था, इसलिए अकेले मैं ज़्यादा देर तक वहाँ बैठ न सका और उसके लिविंग रूम को ही देखने लगा। जब मैं वह रूम देख रहा था तो पास ही में एक टेबल रखा हुआ था जिस पर एक अखबार पड़ा था और मैंने जब उस अखबार को देखा तो मेरी नज़र उस अखबार के तारीख पर गई जिस पर आज से 5 साल पहले की तारीख थी। मैंने सोचा शायद यहाँ पुराना अखबार रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं यह सोचने लगा कि कोई 5 साल पुराना अखबार इस तरह से तो नहीं रखता, या तो रद्दियों में निकाल देते हैं या फिर किसी स्टोर रूम में रख देते हैं। लेकिन वो अखबार यहाँ इस तरह से रखा हुआ था जैसे कि वो आज का अखबार हो। लेकिन जब मैंने उसमें दी गई खबर को पढ़ा तो वह 5 साल पुरानी घटना की खबर थी जब मैं और मेरे 4 दोस्त एक जीप में जा रहे थे। तब हम सब ने बहुत ज़्यादा पी रखी थी और बाद में हमारा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन ज़्यादा चोट न लगने की वजह से हम सब बच गए थे। लेकिन मैं यह सोचकर हैरान था कि इस खबर का अखबार ही यहाँ क्यों रखा हुआ है। यहाँ जरूर हमसे जुड़ी हुई कोई बात है, क्योंकि मेरी कार यहाँ ऐसे ही खराब नहीं हो सकती। और फिर जब यह सोचकर मैं उस कमरे के चारों तरफ देखने लगा कि तभी मेरी नज़र सामने दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी जिसे देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि उस तस्वीर में उस लड़की के साथ जो उसका पति था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद मैं ही था। अब जिस घर में मैं मदद के लिए रुका हुआ था उसी घर की एक अजीब पहेली में फंस गया था, क्योंकि इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं था कि आखिर उस तस्वीर में उसके पति की जगह मेरी फ़ोटो कैसे हो सकती है। काफ़ी देर होने के बाद भी वो लड़की अभी तक वापस नहीं आई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अजीब सी धुन मुझे फिर से सुनाई देने लगी। अब मैं यह जानने के लिए उस कमरे के आसपास देखने लगा कि आखिर यह धुन कहाँ से आ रही है, लेकिन तभी घर के मुख्य दरवाजे से खटखटाने की आवाज़ें आने लगी। मैंने सोचा शायद उसका पति आ गया होगा, क्योंकि उसने कहा था कि उसके पति बस थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। यह सोचकर मैं दरवाज़ा खोलने जा ही रहा था कि तभी अचानक से वो लड़की मेरे जिस्म से आर पार होकर दरवाज़ा खोलने चली गई। यह देखकर मैं काफ़ी डर गया और मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। अब मैं यह सोचने लगा कि जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, क्योंकि यहाँ हो न हो कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और फिर जैसे ही वो दरवाज़ा खुला और मैं भागने के लिए उसकी तरफ जाने लगा कि तभी सामने जो नज़ारा शुरू हुआ वो एकदम से हैरान कर देने वाला था, क्योंकि दरवाज़ा खुलने के बाद मैंने देखा कि दरवाजे पर 4 लोग उस लड़की से बातें कर रहे थे और वो कोई और नहीं बल्कि मेरे ही 4 दोस्त थे। यह देख मैं एकदम से शॉक्ड रह गया। अब मुझे उनकी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसमें से मेरा एक दोस्त उस लड़की को सुमन कहकर पूछ रहा था कि आयान कहाँ है। फिर उस लड़की ने जवाब दिया कि वो घर पर नहीं है, वो अपने काम से कहीं बाहर गए हुए हैं जो थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। खैर तुम लोग बताओ
कैसे आना हुआ। मेरे दोस्तों ने जवाब दिया कि हम लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक से तेज बारिश होने लगी और रात भी काफी ज्यादा हो गई थी और हो सकता था कि बारिश की वजह से आगे का रास्ता भी खराब हो। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज रात हम आयान के पास ही रुक जाएं और सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। मेरे दोस्तों की बात सुनकर सुमन ने जवाब दिया, क्यों नहीं, आप लोग अंदर आ जाइए। और फिर वे लोग एक एक करके अंदर आने लगे। वे लोग उस सोफे पर बैठ गए जिस सोफे पर मैं थोड़ी देर पहले बैठा था। सुमन उन लोगों से कहती है, आप लोग बैठिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए खाना तैयार करती हूँ। इतना कहकर वो किचन में चली जाती है। उसके जाने के बाद मैं उनमें से जो मेरा एक खास दोस्त था उसे कहने लगा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन शायद उसे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने उसे हाथ लगाना चाहा, लेकिन मैं उसे छू न सका। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे सामने यह कोई दृश्य चल रहा हो। और फिर मैं यह महसूस करने लगा कि सुमन की आत्मा जरूर मुझे कुछ बताना चाहती है। अब वो मेरे चारों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे और मेरा नाम लेकर कह रहे थे कि यार, अयान ने माल तो बड़ा अच्छा फंसाया है और साले ने लव मैरिज भी कर लिया, वो भी इतनी खूबसूरत लड़की से जिसे देखकर किसी का भी मन फिसल जाए, और कोई उसका अपना भी नहीं है, अनाथ है वो। लेकिन फिर भी साले अयान को शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि तभी उन चारों में मेरा एक दोस्त कहने लगा, सालों बियर किस लिए लाए हो, निकालो पीते हैं। उसकी बात सुनकर बाकी भी कहते हैं, हाँ हाँ निकालो, सही है, मज़ा आ जाएगा। वैसे मैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, और अपने दोस्तों की यह हरकत देखकर मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि मैं इन्हें अपना बहुत ही खास दोस्त समझता था और अभी तक जितना मैंने बुरा देखा था या शायद इससे भी बुरा कुछ और देखने को अभी बाकी था। वे लोग आपस में बैठकर पी रहे थे और सुमन के लिए गलत कमेंट कर रहे थे कि तभी उनमें से एक बोला, सुनो तुम सालों, बियर के साथ चखना लाना भूल गए, पर कोई बात नहीं, चलो मैं सुमन जान से लेकर आता हूँ। अब वो चखना लेने के लिए सुमन के पास जा रहा था। यह देख मैं भी उसके पीछे पीछे गया। वो जब किचन की तरफ गया तो उसे वहाँ सुमन नहीं मिली, तो वो उसके बेडरूम की तरफ गया, लेकिन वहाँ भी उसे वो दिखाई नहीं दी। और जब वो वहाँ से लौट ही रहा था कि तभी उसे बाथरूम से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जिसे सुनकर वो बाथरूम की तरफ गया और बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचकर वो दरवाजे की होल से उसे देखने लगा और देखकर बाकी लोगों के पास गया और कहने लगा कि अगर तुम सुमन की जवानी का दीदार करना चाहते हो तो अभी जल्दी चलो, क्योंकि सुमन बाथरूम में है, मैं अभी देख कर आया हूँ। हाय, बिना कपड़ों के क्या लग रही थी सुमन। उसकी यह बात सुनकर सभी सुमन के बाथरूम की तरफ भागे, लेकिन जब वो उसके बाथरूम के पास पहुंचे तो सुमन रूम में आ चुकी थी। उस समय जब तीनों ने उसे देखा तो वो सिर्फ टॉवल में थी कि तभी उनमें से एक बोला, अब तो रुका नहीं जा रहा इतना जबरदस्त माल देखकर। जब सुमन ने उन्हें देखा तो वो हैरान रह गई। वह उन लोगों को बाहर जाने के लिए बोलने लगी और कहने लगी कि आप लोग इतनी घटिया हरकत करेंगे, मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था, चले जाइए यहाँ से। कि तभी उनमें से एक बोला, कोई बात नहीं, सपने में नहीं सोचा था तो अब हकीकत में सोच लीजिए कि हम आपके साथ अब क्या क्या करने वाले हैं। सुमन अब उन लोगों का इरादा समझ चुकी थी, इसलिए वह उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगी और अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी, जिससे वो अपनी जान बचाने के लिए उनके ऊपर एक के बाद एक चीज़ें फेंकने लगी। लेकिन वे लोग उसकी तरफ बढ़ते गए कि तभी उनमें से एक ने सुमन का टॉवल खींच दिया। अब मैं यह सब नहीं देख पा रहा था। सुमन अपनी मदद के लिए चिल्ला रही थी और मैं वहाँ होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। आप समझ सकते हैं कि उस वक्त मेरी क्या हालत हुई होगी। मेरी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। वे लोग एक एक करके सुमन की इज्जत लूटने में लगे थे और सुमन बेचारी बेबस थी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था कि तभी फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज़ें आने लगी और सुमन जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन वो चिल्ला न सकी क्योंकि उन कमीनों ने उसके मुंह पर तकिया रख दिया था और वे लोग
काफ़ी देर तक दरवाज़ा भी नहीं खोलने गए और इधर काफ़ी देर तक तकिया मुंह पर होने की वजह से सुमन मर जाती है और इतने में वहाँ आयान आ जाता है, यानी कि मैं। और फिर जैसे ही आयान बेडरूम तक पहुँचता है तो देखता है कि सुमन बिस्तर पर मृत पड़ी है। वो सुमन को इस हालत में देखकर सदमे में चला जाता है कि तभी इतने में मेरा एक दोस्त उसके सर पर लोहे की रॉड से मार देता है और आयान वहीं पर खून से लहूलुहान बुरी हालत में फर्श पर गिर पड़ता है। मैं ये सब देखकर यह सोचने लगा कि जब ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है तो फिर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। कहीं यह सब झूठ तो नहीं, या फिर इस रहस्यमय जगह का कोई माया जाल तो नहीं जिसमें मैं आकर फंस चुका हूँ। यहाँ जो कुछ हो रहा था अगर वो सच है तो मुझे क्यों याद नहीं आ रहा, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सब इस रहस्यमयी जगह का कोई छल हो जिसे मैं अभी तक समझ ही नहीं पा रहा हूँ। इतना ज़्यादा सोचने की वजह से मेरा सर चकराने लगा। अब मुझे चारों तरफ उस बेबस सुमन की केवल चीखें सुनाई दे रही थी कि तभी इतने में वो अजीब सी धुन की आवाज़ फिर से मुझे सुनाई देने लगी। अब मैं उस धुन की तरफ बढ़ता जा रहा था जहाँ से वो आ रही थी। जैसे ही मैं वहाँ तक पहुँचा तो देखा कि वह धुन हाथ की घड़ी से आ रही थी। उसे देखते ही मुझे कुछ याद आने लगा कि तभी मुझे याद आया कि यह घड़ी तो मेरे जन्मदिन पर सुमन ने मुझे दी थी। उस समय जब वो मेरे जन्मदिन पर आई थी तब मेरे सारे दोस्त अलग अलग महंगे गिफ्ट लेकर आए थे। ये सब देखकर सुमन ने अपना गिफ्ट छुपा लिया था और जब मैंने सुमन से पूछा कि तुम मेरे लिए कुछ लेकर आई हो लेकिन छुपा क्यों रही हो, तब उसने वो घड़ी निकाली थी जिसे देखकर मेरे दोस्तों ने कहा था कि यार तू जो पहना है ना वही तेरे लिए बेस्ट है, सुमन जो दे रही है ना वो तो एकदम थर्ड क्लास की है। ऐसे ही वे सभी सुमन का मजाक बना रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने सुमन से वो घड़ी लेकर अपने हाथ में पहन ली और फिर जैसे ही उस घड़ी में रात के 8 बजे वैसे ही उसमें से वो धुन बजने लगी। तब सुमन ने मुझे बताया कि जब भी कोई घंटा पूरा होता है तब उस घड़ी से वो धुन बजना शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर के लिए। जब मुझे ये सब याद आया तो मैं यह समझ गया कि सुमन मेरे काफ़ी करीब रही है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी मैंने यहाँ देखा ये सब कब और कैसे हुआ। मैं यह सोच रहा था लेकिन जवाब मेरे पास नहीं था। तभी सुमन की आत्मा वहाँ आ गई। वह मेरे करीब आई और कहा कि आप तो मुझे ही भूल गए जबकि आप मुझे कितना प्यार करते थे। उसने आगे कहा आप घबराइए नहीं, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। बस आप मेरे बारे में सोच कर देखिए कि हम पहली बार कहाँ और कैसे मिले थे। और जब सुमन ने यह कहा तो मुझे याद आने लगा कि एक बार मैं अपने चारों दोस्तों के साथ नए साल की पार्टी मनाने जा रहा था। हम लोग एक जीप में थे और मैं उसे ड्राइव कर रहा था कि तभी अचानक 2 लड़कियां मेरे सामने आ गई। गलती मेरी ही थी कि मैं उन्हें देख नहीं पाया, सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से, लेकिन वो बच गई क्योंकि मैंने लास्ट टाइम में ही जीप को कंट्रोल कर लिया था, जिससे लड़कियों को कुछ नहीं हुआ। और उन दोनों में एक सुमन भी थी जिसे कि मैं देखता रहा। वो खामोश खड़ी हुई थी, लेकिन उसकी दोस्त वो तो बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन उसकी एक भी बात मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे दोस्त मुझे आगे जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो भी मुझे महसूस नहीं हुआ। मैं तो बस सुमन को ही देखता रहा और बस उसी में ही खोया रहा। तब सुमन ही उस लड़की को खींचते हुए वहाँ से ले गई थी। जब सुमन वहाँ से चली गई तब मुझे मेरे दोस्तों की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझसे कहने लगे कि अबे चलेगा भी कि यहाँ रुक कर अब पिटवाना भी चाहता है। अपने दोस्तों की आवाज़ सुनकर मैं अपनी जीप लेकर आगे बढ़ गया। मेरे दोस्त कहने लगे यार आयान ये तो बता कि वो लड़की तुझे इतना सुना रही थी पर तूने कोई रिस्पांस क्यों नहीं दिया। तब मैंने कहा क्या कहा उसने। मेरे दोस्त बोले अबे यार तूने नहीं सुना क्या। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था। मेरे दोस्त बोले अबे जितना हम किसी को गाली नहीं देते उतनी गाली तो उसने हमें दी होगी। वो कहने लगे चल ठीक है कोई बात नहीं, तूने नहीं सुना लेकिन हमने सुनी वही काफ़ी है। और फिर हम सब क्लब गए और वहाँ हम सब ने पिया, लेकिन मेरे दोस्तों ने कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी
अब हम वापस घर जा रहे थे कि तभी अचानक रास्ते में सुमन दिखाई दी और उसे देखते ही मैंने गाड़ी रोक दी। वो अचानक हम लोगों को देखकर डर गई। उसे लगा कि शायद उसकी दोस्त ने हम लोगों को जो गाली दी थी उसी का बदला लेने के लिए हमने गाड़ी रोकी है। लेकिन उसे क्या पता था कि मैंने तो सिर्फ उसे देखने के लिए गाड़ी रोकी थी। मैंने सुमन से कहा, जरा आप इधर आने का कष्ट करेंगी। मेरी बात सुनकर वो डरती हुई मेरे पास आई। मेरे दोस्तों ने ज्यादा पी रखी थी इसलिए किसी को होश नहीं था। मैं सुमन से कुछ पूछता इसके पहले ही वो डरकर बोल पड़ी कि सब हमारे दोस्त की गलती थी जो उसने आप सबको गाली दी। उसे माफ कर दो और मुझे भी। अब हमसे दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैंने मौका देखकर कहा, अब गलती की हो तो सजा तो जरूर मिलेगी। वो डरते हुए पूछने लगी, कैसी सजा? यह पूछते वक्त उसके होंठ कांप रहे थे और मैं बस उसी को देख रहा था। तभी सुमन कहने लगी, मुझे जाना होगा। तो मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अपनी सजा तो पूरी करके जाओ। वो कहने लगी, सजा क्या है? मैंने कहा, अपना नाम बताओ। यह सुनकर सुमन मुस्कुराते हुए जाने लगी। लेकिन तभी मैंने फिर कहा, अरे अपना नाम तो बताती जाओ। और फिर उसने जाते जाते अपना नाम बताया। सुमन नाम है हमारा। इतना कहकर वो चली गई। अब मैं वहाँ से जाने लगा और सोचने लगा कि पता नहीं अब उससे दोबारा मुलाकात होगी भी या नहीं। इसलिए मैं घर पहुँचते ही सबसे पहले सुमन को फेसबुक पर सर्च किया और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी। लेकिन काफ़ी देर तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और जब अगले दिन मैं सुबह उठा तो सबसे पहले मैंने अपना फेसबुक अकाउंट चेक किया तो देखा कि उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर क्या था, मैं सुमन से बातें करने लगा और फिर छोटी छोटी मुलाकातें भी। फिर धीरे धीरे मैं सुमन से प्यार करने लगा और अब मेरा और सुमन का प्यार काफ़ी गहरा हो चुका था। अब मैं सुमन के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। इसलिए मैंने और सुमन ने फैसला किया कि अब हम दोनों एक हो जाएंगे। और फिर मैंने सुमन से कहा कि सुमन, मैं अपने डैड से बात करूंगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। लेकिन मेरी यह बात सुनकर सुमन घबराने लगी। यह देख मैंने उससे कहा कि सुमन, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। मेरे डैड हम दोनों की शादी के लिए मान जाएंगे। और फिर मैं सुमन को अपने साथ लेकर अपने डैड के पास पहुंचा तो पता चला कि डैड मीटिंग में व्यस्त थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि मैंने उन्हें याद किया है तो उन्होंने तुरंत अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी और मेरे पास आ गए। मैंने डैड से कहा कि डैड, मैं सुमन से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। बस मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। मेरे डैड ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक बार हम सुमन से बात करना चाहते हैं। वो मुझसे कहने लगे कि माय सन, तुमने तो सुमन को जान लिया है, लेकिन मैं तो अभी तक उसे नहीं जानता कि वो कैसी लड़की है। इसलिए क्या मैं सुमन से अकेले में बातें कर सकता हूँ ताकि मैं भी तो उसे जान लूँ कि वो कैसी लड़की है, संस्कारी है या फिर कुछ और। मैंने कहा, ठीक है डैड, मैं सुमन को बुला कर लाता हूँ, लेकिन आप उसे किसी भी चीज़ में काट नहीं पाएंगे। मेरे डैड ने कहा, वो तो हम देख लेंगे। सुमन बाहर थी तो मैं उसे बुला कर लाया और कहा कि डैड, अब आप दोनों बातें कर लीजिए, तब तक मैं बाहर से आता हूँ। मैंने जब सुमन की तरफ देखा तो वो बहुत घबराई हुई थी, इसलिए मैंने उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया ताकि उसे हिम्मत मिल सके और फिर मैं बाहर चला गया। लेकिन जब मैं कुछ देर बाद आया तो देखा कि सुमन वहाँ नहीं थी। मैंने डैड से पूछा कि डैड, सुमन कहाँ है? तो डैड ने कहा कि बेटा, सुमन जा चुकी है और अच्छा होगा कि तुम भी सुमन को भूल जाओ क्योंकि वह तुम्हारे लायक नहीं है। अपने डैड की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि डैड ने सुमन में ऐसी कौन सी कमी देख ली जो वो इस रिश्ते के लिए मना कर रहे हैं। मैंने जब उनसे पूछना चाहा कि आखिर सुमन में कमी क्या है तो उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूं, लेकिन मैं समझ चुका था कि सुमन अनाथ है जिससे उसके खानदान का कोई अता पता नहीं है और वो इतने बड़े घर की बहू बने शायद यह डैड को मंजूर नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना किया है। उन्होंने आगे कहा कि तुम्हारे लिए यही सही है और यही मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन मैं तो सुमन से बेइंतहा मोहब्बत करता था, इसलिए मैंने डैड से कहा
कि डैड, मैं सुमन से बहुत प्यार करता हूँ। अब आपका फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन मैं शादी तो सुमन से ही करूँगा। अब इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। और इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया। अब मैं सुमन से मिलने के लिए उसके हॉस्टल गया, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। मैंने जब वहाँ पूछा तो पता चला कि वो अपने किसी दोस्त के यहाँ रहेगी, लेकिन मैं जानता था कि उस अनाथ आलय हॉस्टल के बाहर केवल मैं ही उसका एक दोस्त था। तो फिर वो कहाँ गई होगी? मैंने हॉस्टल वार्ड से उसका पता पूछा तो उसने कहा कि सुमन ने कोई पता नहीं लिखवाया। अब मुझे सुमन को ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। आखिर में मैं बस स्टेशन पर गया तो देखा कि सुमन एक बस स्टॉप पर बैठी हुई थी। उसे देखकर अब मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं उसके पास गया तो वह मुझे देखकर जोर जोर से रोने लगी। तो मैंने उससे कहा कि सुमन, क्या हमारा प्यार बस इतना ही था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुमन, और जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया है हमने। तुमने कभी हमारे बारे में सोचा कि तुम्हारे बगैर हमारा क्या होगा? एक पल भी नहीं रह पाएंगे हम, कसम से मर जाएंगे तुम्हारे बगैर। मेरी इस बात पर सुमन ने कहा, शुभ शुभ बोलो आयान, लेकिन हम आपकी भलाई चाहते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी से चले जाओ, क्योंकि हम आपके लायक नहीं हैं। मैंने कहा, किसने कहा कि तुम मेरे लायक नहीं हो? तुम सिर्फ मेरी हो और मैं मरते दम तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कहकर मैंने सुमन को अपने सीने से लगा लिया। जब सुमन मेरे सीने पर सर रखी हुई थी तो मैंने उससे पूछा कि सुमन, तुम्हें मेरी कसम सच सच बताओ, मेरे डैड ने तुमसे क्या कहा? मेरी इस बात पर सुमन मेरे सीने से सर हटाकर मेरी तरफ देखने लगी और रोते हुए मुझसे कहने लगी कि आयान, मेरी जैसी लड़की तुम्हारे साथ सिर्फ एक रात बिता सकती है, लेकिन पूरी जिंदगी कभी नहीं। जब उसने यह बात कही तो मैंने गुस्से से उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिए और कहा कि तुम ये क्या कर रही हो सुमन, होश में तो हो? वो रोते हुए मुझसे कहने लगी, हाँ मैं होश में हूँ आयान, लेकिन तुम्हारे डैडी ने यही कहा था मुझसे, इसलिए मैं वहाँ से चले जाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन तुम सच नहीं सुन सके तो मुझे ही थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो सुमन, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, हम अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे जहाँ सिर्फ हम तुम होगे और दूसरा कोई भी नहीं। और इस तरह मुझे अब सब कुछ याद आ गया और सुमन की आत्मा अब मेरे सामने थी। मैं उसे देखकर कहने लगा, सुमन, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुमन ने कहा कि हाँ आयान, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी जान को तुमसे तुम्हारे उन गलत दोस्तों ने ही दूर किया है, इसलिए उनको सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने सुमन से कहा, तुम ठीक कह रही हो, इस घिनौनी हरकत के लिए उन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया तो मैंने सुमन से कहा, सुमन, इस जगह को तो सिर्फ मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता, तो फिर इसके बारे में मेरे दोस्तों को कैसे पता चला? पर शायद इसका जवाब सुमन के पास भी नहीं था। मुझे अब तो सब कुछ याद आ चुका था, बस ये समझ नहीं आ रहा था कि इस जगह के बारे में मैं और सिर्फ सुमन ही जानते थे, तो फिर मेरे दोस्त यहाँ कैसे पहुँचे? इन सवालों का जवाब अब सिर्फ मेरे दोस्त से ही मिल सकता था। इसलिए मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया। जब मेरे दोस्त ने फ़ोन रिसीव किया तो मैंने उससे कहा कि यार, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मेरी कार ख़राब हो गई है, इसलिए तुम लोग जल्दी से यहाँ चले आओ। मेरे दोस्त बोले, तू चिंता मत कर, हम लोग वहाँ अभी आते हैं, बस तू अभी जहाँ है वहाँ का लोकेशन सेंड कर दे। अब मैं अपने दोस्तों का यहाँ इंतज़ार कर रहा था और सुमन की आत्मा मेरे सामने खड़ी थी। वो रोते हुए मुझसे कहती है, आयान, इन लोगों ने हमारी ज़िंदगी ख़राब की है, इनको छोड़ना मत। मैंने सुमन से अपनी गर्दन हिलाकर हाँ कहा और उस समय मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। और फिर मैं सुमन की तरफ अपनी बाहें फैलाता हूँ और सुमन मुझसे गले लगती है, लेकिन वो सुमन का शरीर नहीं बल्कि उसकी रूह थी। पर उसे गले लगाकर मुझे यह एहसास हुआ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, क्योंकि सुमन की रूह को अपने करीब पाकर मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था कि तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। अब मेरे चारों दोस्त आ चुके थे
मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरे चारों दोस्त मेरे सामने थे, लेकिन जैसे पहले मैं उनको खुशी से गले लगाता था, वो खुशी आज मेरे अंदर नहीं थी, क्योंकि आज मैं उनको जान से मारना चाहता था। कि तभी उनमें से एक दोस्त मुझसे कहने लगा, यार तेरी कार को इसी जगह खराब होनी थी। मैंने कहा, हाँ यार, अब क्या मुसीबत जगह देखकर आएगी, लेकिन अच्छा है ये घर सामने दिख गया। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। मेरी इस बात पर उन चारों ने जवाब देते हुए कहा, अच्छा तो यहाँ कोई नहीं रहता। और यह कहते हुए वे चारों अंदर आ गए। उन्होंने पूरे कमरे को चारों तरफ से देखा और कहने लगे, हाँ यार तू सही कह रहा था, यहाँ तो सच में कोई नहीं रहता। और ये कहकर वे चारों सोफे पर बैठ गए। कि तभी उनमें से एक कहने लगा, यार यहाँ है तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी इतनी सफाई कैसे है। लेकिन मैं उनकी इन बातों पर गौर नहीं किया, क्योंकि मैं सुमन को देख रहा था, जो उस समय काफी गुस्से में थी और वो उन्हीं चारों को घूर रही थी। और फिर मेरा एक दोस्त मवाली वाली भाषा में कहता है, अबे चल नाटक मत कर, अब अपन लोगों को क्या करने का है ये बता। मैं उसकी मवाली भाषा सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि पहले कभी उसके मुंह से ऐसी भाषा मैंने कभी नहीं सुनी थी। इसलिए मैंने कहा, मतलब? यह सुनकर वो कहता है, अबे ओए, हम तेरा यहाँ मतलब वगैरह सुनने को नहीं आए, अब सीधी बात पर आता है अपन। मैंने कहा, कौन सी सीधी बात? वो कहने लगे, यही कि तुझे सब याद आ गया है, इसलिए अब नाटक मत कर। मेरे को मालूम था इधर आते ही तेरे को सब कुछ याद आ जाएगा। जब मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा तो वे हैवानियत से भी ज़्यादा गिरे हुए थे, और मैं इतने दिनों से इन जैसे लोगों के साथ में रह रहा था, मुझे खुद पर यकीन नहीं हुआ। मैंने उन लोगों से कहा कि मैं तुम लोगों को बेसहारा समझकर अपना दोस्त बनाया और एक अच्छी ज़िंदगी दी, और तुम लोगों ने मेरी ही ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यह सुनकर उन लोगों ने कहा कि हाँ तूने सही कहा, और तेरी अनाथ और बेसहारों की मदद करने वाली आदत ने हमारा काम और भी आसान कर दिया। लेकिन तूने बस सुमन को भी अपनाकर गलती कर दी और हमारा प्लान खराब करके रख दिया। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने उन लोगों से पूछा, कौन सा प्लान? तब उन लोगों ने कहा कि तुझसे दोस्ती तो बस एक नाटक था, असली मकसद तो तुझ पर नज़र रखना था और ऑर्डर मिलते ही तुझे खत्म कर देना था। मैंने कहा, तुम लोग ये सब किसके कहने पर कर रहे थे? मेरी यह बात सुनकर पहले तो वो लोग मुस्कुराए और फिर जवाब दिया। वे लोग बोले, मेरे प्यारे दोस्त, जरा अपने दिमाग पर जोर डाल और ये बता कि इस जगह के बारे में तुझे और सिर्फ सुमन को पता था, तो फिर तीसरा और कौन था जिसे यह बात पता था? और अब समझ जा, उसने ही हम लोगों को, तुझे और सुमन को मारने की सुपारी दी थी। अब मैं यह सोचने लगा कि आखिर वो तीसरा कौन था जिसको मैंने यह बात बताई थी। कि तभी मुझे याद आया कि एक दिन मेरे डैड का कॉल आया था और उन्होंने मुझसे कहा था, माय सन, मैं तुम्हारे और सुमन के रिश्ते के लिए अब मान गया हूँ और अब मैं सुमन को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं उस समय तुम दोनों के प्यार को समझ न सका, इसलिए मुझे माफ़ कर दे बेटा। खैर अभी तू कहाँ है? मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। और तब मैंने डैड को बताया था अपने और सुमन के रहने की जगह के बारे में। मतलब ये सब कुछ मेरे डैड ने किया, लेकिन क्यों? मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी सामने के दरवाजे से डैडी भी आ जाते हैं। लेकिन मेरा मन इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि मेरे डैड ऐसा भी कर सकते हैं। और तभी डैडी हंसते हुए अंदर की ओर आते हैं। वो कुछ अजीब सा गुनगुना रहे थे, ड ड डैडी, ड ड डैडी। और यह कहते हुए मेरे करीब आकर खड़ी हो जाते हैं और कहते हैं, बहुत अजीब लग रहा है ना? तेरे पर जान छिड़कने वाले तेरे पापा तेरे ही जान के दुश्मन कैसे बन गए, ये सोचकर तेरा सर घूम रहा होगा ना? इतना कहकर मेरे चारों दोस्त और डैडी भी हंसने लगे। मैंने कहा, डैड ये सब क्या है? आपने ऐसा क्यों किया? डैड ने कहा, क्या बोला डैड? और यह कहकर वो जोर से हंसने लगे। कि तभी मेरे दोस्तों में से एक कहता है, क्यों उसका भेजा खराब कर रहे हो बॉस? अभी सच क्या है बता भी दो, ये खुद ही सुनकर मर जाएगा। मैंने कहा, कैसा सच? डैड बोले, वो सच जिसे सुनकर तेरी रूह तेरा साथ छोड़ देगी। मैंने कहा, वो कौन सा सच है डैड? लेकिन जिसे मैं अपना डैड समझ रहा था वो दरअसल में कोई बहुरूपिया था, क्योंकि उसने कहा, तेरा बाप भी अनाथों पर दया दिखाता था और उसकी ये आदत ने अपन पर भी दया की भीख देना शुरू कर दिया।
जिससे अपुन भी दिल लगा के काम किया, लेकिन अपुन ने वो काम अपने लिए किया। तेरे बाप का एक नंबर का माल चुरा कर अपुन सप्लाई करने लगा। अपुन ऐसा लगातार करता आ रहा था और तुझे तो अपने बाप के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, इसलिए बाप अकेला बूढ़ा और कमजोर पड़ गया। लेकिन एक दिन उसे मेरे सभी काले कारनामों का पता चल गया और फिर तेरे डैड ने एक मीटिंग रखी जिसमें उसने मुझे जलील करके कंपनी से बाहर कर दिया और उसी वक्त तू वहां सुमन को लेकर आ गया। और जब तेरे डैड को ये पता चला कि सुमन भी अनाथ है तो उनका भेजा घूम गया और उसी गुस्से में उसने उसे इतना गलत कहा कि सुमन वहां से चली गई, जिससे मेरा रास्ता साफ हो गया क्योंकि उसके पीछे दुम हिलाता हुआ तू भी वहां से चला गया। और फिर तेरे जाते ही मैंने तेरे डैड की ऊपर की टिकट काट दी। वो चिल्लाते रहे, अयान अयान माय सन, पर तुमने पलटकर भी नहीं देखा। कितना नालायक बेटा है रे तू, एक लड़की के लिए अपने बाप को ही छोड़ दिया। अब मुझे गुस्सा आ गया था और मैं जान गया था कि वो शख्स कौन है, इसलिए मैं उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे रस्सी से बांध दिया। जो उनमें से डैड के भेष में था, दरअसल वो विक्रम था जो डैड के पास अनाथ है कहकर आया था और डैड ने उसे कंपनी में काम सौंप दिया था। मैंने उससे कहा, एहसान फरामोश, मैं तुझ जैसा कमीना आज तक नहीं देखा। जिस पत्तल में खाया उसी में छेद कर दिया। हाथ खोल साले, जला के राख कर दूंगा। मेरी इस बात पर उसने कहा, लेकिन अयान अभी तो तू मरने वाला है, तो फिर मुझे कैसे मारेगा? और वैसे भी तुझे मारना मेरे लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि मैंने पहले से ही अपने इन चारों पंटरों को तेरा दोस्त बना दिया था ताकि वो तुझ पर नज़र रख सकें। और तेरे डैड के चेहरे का मास्क भी मैंने पहले से ही बनवा लिया था। आखिर चुरा कर इतना माल जो इकट्ठा किया था वो किस दिन काम आता? उसी माल से मेरा ये भी काम आसान हो गया। अब बचा तू, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तू कहाँ रहता है, इसलिए मैंने यह जानने के लिए तेरे बाप के मोबाइल से कॉल किया और तूने झट से अपना पता बता दिया। और फिर मैंने अपने इन चारों पंटरों को तेरे पास भेजा, तुझे और सुमन को मारने के लिए। मैंने इन लोगों से कहा था कि तेरी मौत एक्सीडेंट लगनी चाहिए, लेकिन ये लोग सुमन के यहाँ गए और वहाँ नशा कर लिया और उसी नशे में इन लोगों ने सुमन के साथ रेप किया और फिर तुझे एक लोहे की रॉड से मारकर घायल कर दिया। और फिर इन लोगों ने मुझे कॉल किया और पूछा कि अब आगे क्या करना है। मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर मेरे दिमाग में आया कि सुमन को कोई नहीं जानता कि वो तुम्हारी पत्नी है, इसलिए उसे इसी घर में दफना दिया और तुझे जीप में डालकर एक्सीडेंट कराने के लिए कहा। पर ये लोग नशे में थे, जिससे इन चारों ने गाड़ी ठोंक दी और वहाँ किसी पास के गांव वाले ने खबर कर दी। तेरी किस्मत अच्छी थी और तू बच गया। हमें लगा कि हम जब तक हॉस्पिटल पहुँचेंगे तब तक तुम सब कुछ पुलिस को बता दोगे, लेकिन उस वक्त हमारी किस्मत अच्छी थी क्योंकि सिर में चोट लगने की वजह से तू सब कुछ भूल गया था। तू वो भी पल भूल गया था जो तूने सुमन के साथ बिताए थे। तुझे बस इतना ही याद था कि तू अपने दोस्तों के साथ जीप में जा रहा था। बस हमारा काम आसान हो गया। फिर मैंने सोचा कि अभी तुझे मारना ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी तुझे मार दिया तो सबको शक हो जाएगा, इसलिए मैं सही मौके का इंतजार करने लगा। और फिर 5 साल बाद तुझे अपने बाप के बिजनेस पर इंटरेस्ट आ गया और तू उनकी कंपनी की जांच के लिए निकला। जब मुझे पता चला तो मैं इन चारों से कहा कि कंपनी में पहुंचने से पहले ही वो तुम्हें उड़ा दें, लेकिन उस वक्त तेज बारिश होने लगी और रास्ता खराब होने की वजह से तुमने वो रास्ता चुन लिया जहां तुम सुमन के साथ रहते थे। ये बात हमको पता नहीं थी, लेकिन इतना पता था कि तुम्हारा कॉल जरूर आएगा, लेकिन नेटवर्क न मिलने से न कॉल आया और न ही मैं जा पाया। अब कैसे पता करते कि तुम कहाँ हो, लेकिन तुमने खुद ही कॉल करके हमें यानी अपनी मौत को बुला लिया। अब इतनी बड़ी साजिश जो मेरे साथ हुई थी उसकी कामयाबी का वे लोग जश्न मना रहे थे और मैं यहाँ बंधा हुआ था। अब उन लोगों ने मुझे जिंदा जलाने की तैयारी शुरू कर दी। उनमें से एक ने मेरे चारों तरफ पेट्रोल डाल दी। आज की रात वे लोग मेरे साथ इस घर को भी जलाकर खत्म कर देना चाहते थे और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, जबकि मेरी पत्नी और पिता के कातिल मेरे आंखों के सामने थे। विक्रम मुझसे कहता है, मरने से पहले तू एक बात और सुनता जा।
इन चारों ने जब तुझे रॉड से मारा और तू जख्मी होकर फर्श पर गिर पड़ा, तब मेरे पंटर लोगों ने मुझे फोन करके बुलाया। जब मैंने यहाँ आकर देखा तो तेरी सुमन मरी नहीं थी, बल्कि वो जिंदा थी, बस बेहोश हुई थी। वो जिस हाल में पड़ी थी, जब मैंने उसे देखा तो मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने भी उसके साथ, तू समझ रहा है ना। और फिर सुमन को मारकर इस घर की दीवारों में दफन कर दिया। उस कमीने की ये बात सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस रस्सी को खोलने के लिए, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी मैं उस रस्सी को खोल न सका। आज मुझे अपने आप पर और भगवान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि न तो मैं सुमन और डैड के जीते जी उनकी मदद कर पाया और ना ही उनके मरने के बाद उन्हें इंसाफ ही दिला पा रहा था। लेकिन शायद मैं ये भूल गया था कि बुराई का वक्त कितना भी साथ क्यों ना दे, लेकिन कायनात साथ कभी नहीं देती, बल्कि वो अच्छाई का साथ देकर बुराई का अंत कर देती है। अब सुमन की रूह जो ये सब वहाँ देख रही थी, वो सब कुछ जानने के बाद उसके गुस्से से आसपास की सभी चीजें अपनी जगह से हिलने लगी और फिर धीरे धीरे उनके हिलने की गति भी बढ़ गई, जिससे आवाजें ज्यादा होने लगी। यह देखकर वे पांचों घबराने लगे। विक्रम कहने लगा, ये क्या हो रहा है? भला ये सारी चीजें अपने आप कैसे हिल सकती हैं? कि तभी उसके पंटर भी बोल पड़े, बॉस यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ की स्थिति देखकर विक्रम तुरंत अपने उस आदमी को आग लगाने के लिए कहता है, जिसने अभी मेरे चारों तरफ तेल फैलाया था, लेकिन अब वो अजीब सा बिहेव कर रहा था और अभी भी उसके हाथ में वो कैन थी जिसमें तेल अभी भी बाकी था। वो विक्रम की आवाज़ सुनकर उससे भारी आवाज़ में कहता है, ये जो तेल बचा है उसका क्या करूं? विक्रम गुस्से में बोलता है, हमारे सर पे डाल दे। यह सुनकर वो सबके ऊपर बारी बारी से तेल डालने लगता है। यह देख उसके सारे दोस्त कहते हैं, अब इस साले पागल हो गया है क्या? अपने सारे दोस्तों के ऊपर तेल डालने के बाद वो विक्रम की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन विक्रम उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। और जैसे ही वो विक्रम के करीब पहुंचता है कि तभी विक्रम के पास वही पुरानी बियर की बोतल आ जाती है, जिसे उन चारों ने यहाँ आकर पहली बार पिया था, और वो उसे फोड़कर बचे हुए नुकीले हिस्से को उसके अंदर घुसेड़ देता है, जिससे उसके एक पंटर की मौत हो जाती है। बचे अब वो 3 पंटर, जो दीपक से कहते हैं, बॉस आपने ये गलत किया जो हमारे दोस्त को मार दिया। अब विक्रम में भी एक अजीब बदलाव आ गया और वो भी भारी आवाज में बोलने लगा, साले तुम कुत्ते हो, तुम्हें क्या लगा मैं तुम लोगों को बराबर का हिस्सेदार बनाऊंगा? तुम सब सालों गंदी नाली के कीड़े हो, उससे बढ़कर और तुम्हारी कोई औकात नहीं। विक्रम की यह बात सुनकर उन तीनों को गुस्सा आ गया और वो विक्रम को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। यह सब देखकर मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मैं समझ गया था कि ये सब सुमन कर रही है। वो अब विक्रम के शरीर में थी कि तभी विक्रम मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने वही बियर की बोतल का कांच एक और पंटर के शरीर में घुसेड़ दिया। अब बाकी बचे 2, उसको भी वही बियर की बोतल मिल गई, जिससे उन दोनों ने विक्रम पर बारी बारी से वार किया और विक्रम भी मर गया। अब बचे वो दोनों पंटर जो मेरी तरफ देख रहे थे, जिनमें से एक गुस्से में देख रहा था जो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन दूसरा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और उसने मुझ पर वार करने वाले के पेट में बियर की बोतल के कांच का टुकड़ा घुसेड़कर घुमा दिया, जिससे उसकी चीख निकल गई और अंत में उसने भी दम तोड़ दिया। अब बचा वो जिसके अंदर सुमन की आत्मा थी। पहले तो वो मेरी तरफ देख कर बोली, अलविदा आयान, भले ही हम इस जन्म में एक ना हो सके, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो अगले जन्म में तुम्हें ही मेरा हमसफर बनाए। यह कहकर उसने अपना गला उस कांच की बोतल से काट लिया और आखिर में वो भी खत्म। फिर अचानक से वो घर धंसने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन के अंदर जा रहा हो और मेरी रस्सियां अपने आप खुल चुकी थी। मैं वहां से भाग ही रहा था कि अचानक से किसी चीज से टकरा गया और जमीन पर गिर पड़ा। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में था। एक पुलिस वाला मुझसे कहता है, मिस्टर आयान,
आप घबराएं नहीं, अब सब कुछ ठीक है। मैं पुलिस को बता ही रहा था कि पुलिस वाला खुद ही बोल पड़ा। वो कहने लगा कि आयान, हमें सब पता चल चुका है। आपके पिता का फेस मास्क लगाकर विक्रम ही गैर कानूनी काम करता था और उसी ने ही आपके पिता की हत्या की थी। हम यह सब आपको बताने ही वाले थे, लेकिन आप अपने घर से किसी काम के सिलसिले में बाहर निकल चुके थे और रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो गया। इंस्पेक्टर आगे कहता है कि विक्रम और उसके चारों साथियों में आपसी झगड़ा हो गया और उन्होंने एक दूसरे को ही मार दिया, इसलिए अब आपको किसी से कोई खतरा नहीं है। मैं यह सोच रहा था कि इतना जल्दी इंस्पेक्टर को ये सब कैसे पता चला, इसलिए मैंने इंस्पेक्टर से पूछा, इंस्पेक्टर आपने इतना जल्दी सब कुछ कैसे पता कर लिया? मेरी यह बात सुनकर इंस्पेक्टर मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा और कहता है, मिस्टर आयान, आप यहाँ हॉस्पिटल में पिछले 1 हफ्ते से हैं और आपने जब 1 हफ्ते पहले अपनी कंपनी में हो रहे गैर कानूनी कामों की जांच के लिए हमसे कहा था, तभी से हमने जांच शुरू कर दी थी, जिससे हमें पता चला कि वो आपका पिता नहीं बल्कि वो विक्रम था और उन 5 की लाश हमें किसी अनजान पैलेस में मिली और जांच से पता चला कि उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को मार डाला था। मैं यह सुनकर हैरान रह गया, लेकिन सुमन के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। वो सिर्फ सपने की तरह था जिसे सिर्फ मैं जानता था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। बस कमी थी तो सुमन के ना होने का, जिसका दुख मुझे बहुत ज्यादा हो रहा था। अब मैं अपने घर आ चुका था। मैंने 2 दिन आराम किया और फिर ठीक होने के बाद अपनी कंपनी के लिए निकल ही रहा था कि तभी मेरे घर के फोन पर चपरासी का कॉल आया। वो कहने लगा कि सर, कोई लड़की आपसे मिलना चाहती है। उस लड़की को मैंने आने के लिए बोल दिया और जब वो मेरे पास पहुंची तब मैं अपने सोफे पर बैठा था और मेरी निगाह नीचे थी। लड़की ने कहा, सर मेरा नाम सुमन है और आपने मुझे पर्सनल सेक्रेटरी के लिए सेलेक्ट किया था। सॉरी, मैं पहले नहीं आ पाई क्योंकि आपके साथ हादसा हो गया था और आप हॉस्पिटल में थे। मैंने जैसे उसका नाम सुना तो मैं एकदम से गुम हो गया सुमन की यादों में और वो लड़की अपनी बात कहकर सर सर कहने लगी और मैंने जैसे ही उसे देखा तो वो हूबहू सुमन की तरह ही दिख रही थी। मुझे ये सब सपना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सुमन की यादों से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। सुमन लड़की ने फिर से मुझे बुलाया, सर ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलिए मैं आज से ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर रही हूँ। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हकीकत है और क्या अफसाना, इसलिए मैंने सुमन से पूछा, तुम कहाँ रहती हो? वो कहने लगी, सर आप इतना जल्दी सब भूल गए? हो सकता है शायद एक्सीडेंट की वजह से आपको याद नहीं, लेकिन जब मैंने 1 हफ्ते पहले जॉब के लिए आपको कॉल किया था तब मैंने सब कुछ आपको बताया था। फिर मुझे याद आया, हाँ इस लड़की से मैं 1 हफ्ते पहले बात कर चुका हूँ और मैंने इसे कॉल इंटरव्यू से सिलेक्ट किया था। उस समय मुझे सुमन के बारे में कुछ भी याद नहीं था, इसलिए कॉल पर सुमन नाम सुना होगा तो भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ क्योंकि याददाश्त तो मेरी उस घटना स्थल पर जाने के बाद ही आई थी। किसी ने सच ही कहा है, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन जीत तो आखिर में हमेशा अच्छाई की ही होती है। दोस्तों, आप सुन रहे थे यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में डरा देने वाली एक अनोखी कहानी रूह, एक प्रेम कथा। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।